अमरावती में दवा कारोबारी उमेश कोहले की हत्या की जांच की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास है। एनआईए की टीम ने गुरुवार को अमरावती जिले में 13 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और डीवीआर जब्त किए गए। नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले चिकित्सा व्यवसायी उमेश कोहले की हत्या के मास्टरमाइंड शेख इरफान शेख रहीम की मदद करने पर शहर के एक शख्स का नाम सामने आया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उनके नागपुर गेट पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। कई घंटों चली पूछताछ के बाद में उसे छोड़ दिया गया। वहीं एनआईए ने हत्याकांड की जांच के लिए जिले में 13 जगहों पर छापेमारी की। कई जगहों पर छापेमारी कर एनआईए ने भारी मात्रा में मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, डीवीआर जब्त किए हैं। जांच के दौरान एनआईए की टीम ने पाया कि शेख इरफान और उनके एनजीओ ने कोरोना काल में काफी लोगों की मदद की थी। लिहाजा एनआईए इरफान को मदद के लिए पैसे कहां से मिले और किसने दिए, इस दिशा में जांच पुलिस कर रही है। अमरावती में भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने दिव्यांग उमेश कोहले के परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। साथ ही भाजपा नेता ने कोल्हे के परिवार को 30 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। इस दौरान कपिल मिश्रा ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की भी मांग की। अभी मैं स्वर्गीय उमेश कोहले जी के परिवार से मिला हूँ। मेरे साथ हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ शैलेश जी, शिवराय जी, दिनेश जी, तुषार जी, ऐसे बहुत सारे समाज के, स्वामी महाराज जी, समाज के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर आए हैं परिवार से मिलने के लिए। अभी शैलेश जी की धर्मपत्नी जी से, उनके बेटे से, बहू से, भाइयों से, उनसे मुलाकात की है मैंने। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत और दुनिया में रहने वाले सभी जो हिंदू समाज है, वो शैलेश जी का, उनके परिवार का, उमेश जी का, उनके परिवार का ऋणी है। हम लोग कर्जदार हैं उमेश कोहले जी के परिवार के, उमेश कोहले जी के बलिदान के। तो जो भी हम मदद कर रहे हैं, ये हम एक तरह से अपना ऋण का थोड़ा सा हिस्सा वापस देने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के लिए ये बलिदान हुआ है, समाज के लिए ये बलिदान हुआ है, और इस प्रकार से देश में जगह जगह पर चुन चुन के लोगों की हत्या की जा रही है। अभी मैं उदयपुर होकर आया, कन्हैया लाल जी के परिवार से भी मिल के आया हूँ। एक चीज़ जो मैंने देखी, संकेत जो उनके पुत्र हैं उनसे मेरी बात हुई, अभी उनकी धर्मपत्नी जी से मेरी बात हुई। हम ऐसे वीर केवल दुनिया में विरले होते हैं, ऐसे वीर और साहसिक परिवार। तो मैं नमन करता हूँ पुनः उनकी धर्मपत्नी को, उनके बेटे को, बहू को, सबको नमन करता हूँ। हम लोगों ने 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार को दी है। वो परिवार के बैंक खाते में मेरे आने से आधा घंटा पहले आ चुका है। उनके खाते में वो 30 लाख रुपए जाने के बाद और भी लोगों से मैं अपील करूंगा कि परिवार की सहायता करें। कोशिश करेंगे कि और सहायता परिवार के पास आए। कानूनी मदद, देश में कोई भी वकील की आवश्यकता पड़ेगी जांच के लिए, न्याय के लिए, हम लोग परिवार के साथ खड़े हैं। एक संकल्प हम लोगों ने लिया है कि जिहादी हिंसा से पीड़ित किसी भी हिंदू के परिवार को ना कमज़ोर पड़ने देंगे और ना अकेला पड़ने देंगे, क्योंकि उनका एजेंडा केवल एक है, दहशत फैलाना, आतंक फैलाना। एक को मारो और 1 लाख को डराओ। तो छल से, झूठ से, धोखे से वो मार तो सकते हैं, लेकिन डरा नहीं सकते। डरेंगे नहीं, ना डरा सकते और ना हरा सकते। तो ये संकल्प लेके हम लोग पूरे देश में कहीं भी ऐसा कोई पीड़ित परिवार होगा, उसके साथ सारे दुनिया का हिंदू समाज खड़ा हुआ है। ये हम लोग संदेश देना चाहते हैं उन सबको जो आतंक फैला रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में रजा एकेडमी के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते। पीएफआई, रजा एकेडमी और इनके पीछे चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद, जो बाद में आतंकवादियों का केस लड़ने के लिए खड़ा होती है, ये सबका भूमिका जांच के लायक है, संदिग्ध भूमिका है। और मुझे लगता है कि सिम्मी की नाजायज औलाद का नाम है पीएफआई। पीएफआई कोई ऐसे अचानक हवा में पैदा नहीं हुआ। सिम्मी की नाजायज औलाद, उसका नाम ही पीएफआई है। और समय आ गया है देश में, पीएफआई के पीछे जो लोग खड़े हैं वो जेल के भीतर जाने चाहिए। तो बैन होना चाहिए। लग रहा है कि जिस प्रकार के सबूत सामने आ रहे हैं, सिमी की तरह ही हश्र होगा पीएफआई का। अमरावती में उमेश कोहले की हत्या के मामले में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने आरोपियों के राजनीतिक संबंधों की जांच किए जाने की मांग की है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बोंडे ने कहा कि हत्या के मामले में आरोपी इरफान और रजाक नाम के धर्मगुरु के राजनीतिक जुड़ाव की जाँच होनी चाहिए। रजाक मौलवी, इरफान, यूसुफ आणि पोलीस कॉन्स्टेबल जो त्या सिटी कोतवालीमध्ये
DBमध्ये काम करतो. गेल्या 10 वर्षापासून त्याची बदली झाली नाही, त्याला संरक्षित केलं गेलं. यांचा तपास केल्यास अनेक नेत्यांचे त्यांच्यासोबतचे फोटोसुद्धा बाहेर येतील, अनेक कनेक्शन बाहेर येतील आणि कोणत्या NGO आहेत त्यांनी कोरोनाच्या काळामध्ये कशा प्रकारे मदत करण्याचं नाटक केलं, कुठून पैसा आणला, हे जरी शोधलं, हे शोधल्याच जाईल तर त्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी बाहेर येतील. NIA तपास करते आहे, त्यामुळं मी कोणतेही नाव घेणार नाही आणि तपासामध्ये बाधा निर्माण होईल असं कोणतीही गोष्ट वक्तव्य आम्ही करणार नाही. परंतु याचे पाळामुळं हाही तपास होणं आवश्यक वाटतं की पोलिसांनी का त्या कुटुंबाला सप्रेस केलं, का पोलिसांनी ज्यांना धमक्या आल्या त्यांच्यापर्यंत पोलीस का पोहोचले नाही, ज्यांनी धमक्या दिल्या तेही अतिशय मोठे लोक आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोलीस त्यावेळेला का पोहोचले नाही, ज्यांना धमक्या मिळाल्या त्यांना संरक्षण का दिलं नाही. या उमेश कोल्हेनी अगोदर सूचना केलेली होती का त्याला धमक्या आल्याची, त्याचीसुद्धा चौकशी निश्चितपणे आता होईल आणि धागेदोरेसुद्धा समोर येतील. अमरावती भयमुक्त व्हावी ही सर्वांची इच्छा है. अमरावती जिले में लगातार भारी बारिश हो रही है। जिले में मानसून के सक्रिय होते ही खरीफ की बुआई ने भी रफ्तार पकड़ ली है, जिससे किसानों के चेहरे दोबारा खिल उठे हैं। इस साल की खरीफ में मृग नक्षत्र की शुरुआत 8 जून को हुई थी, लेकिन असल में बारिश 18 जून को हुई थी। आंद्रा नक्षत्र के अंतिम दिन मंगलवार को सार्वभौम वर्षा दर्ज की गई। जिले में औसतन 25.7 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरे दिन भी कुछ तहसीलों में बारिश के कारण 4 लाख हेक्टेयर में फसल बोई गई। मंगलवार आधी रात के बाद 23 मंडलों में भारी बारिश हुई। 10 मंडलों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज हुई। अमरावती जिले में अब तक 4 लाख हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है। सोमवार तक 3,99,656 हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हो चुकी है। इनमें धारणी तहसील में 15,354 हेक्टेयर में, चिकलदरा 12,742, अमरावती 26,613, भातकुली 19,817, नांदगांव खंडेश्वर 26,339, चांदूर रेलवे 24,424, तिरसा 34,935, मोर्ची 42,881, वरुड़ 17,935, दरियापुर 52,425, अंजनगांव सुरजी 31,444, अचलपुर 24,585, चांदूर बाजार 29,926 और धामनगांव रेलवे तहसील में 39,636 हेक्टेयर में बुआई की गई है। अमरावती से पंढरपुर यात्रा के लिए ट्रेन लगभग 4.5 घंटे देरी से रवाना हुई, जिससे विठ्ठल के दर्शन के लिए जा रहे भक्तों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंढरपुर के लिए ट्रेन दोपहर 2:40 पर अमरावती रेलवे स्टेशन से रवाना होनी थी। स्टेशन पर सुबह 10 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। हालांकि ट्रेन 4.5 घंटे यानी शाम 6:22 को रवाना हुई। इस ट्रेन से करीब 1500 वारकरी पंढरपुर के लिए रवाना हुए। ट्रेन में देरी के कारण वारकरियों को मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित होना पड़ा। इस बीच तुषार भारतीय मित्र मंडल ने रेलवे स्टेशन पर वारकरियों का स्वागत किया। भाजपा नेता ने ट्रेन चालक का शॉल और नारियल से स्वागत किया और पंढरपुर जाते समय ट्रेन की देर चलने के कारण 2 बार सभी के लिए चाय का प्रबंधन किया गया। साथ ही स्टेशन पर होम्योपैथिक दवाएं भी दी गई। मागच्या 2 वर्षापासून कोरोनामुळे हे काही झालं नाही। आज 2 वर्षानंतर आम्हाला गुड मॉर्निंग ग्रुप अमरावतीला संधी मिळालेली आहे। आम्ही सर्व भक्तांसाठी चहाची व्यवस्था आणि बिस्किटची व्यवस्था केलेली आहे आणि सर्वांनी याचा खूप लाभ घेतला। आमचे सर्व कार्यकर्ता खूप मन लावून काम केले आणि खूप आनंद मिळाला। गुड मॉर्निंग ग्रुप की जय। माऊली जगाची। एक तर गेल्या 10 वर्षापासून ज्यावेळेसपासून पहिल्यांदा रेल्वे सुरू झाली त्यावेळेसपासून मी या भागातला नगरसेवक म्हणून, भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून आणि तुषार भारती एक सोशल काम करतो म्हणून या भागामध्ये सगळ्या वारकऱ्यांना जाण्यासाठी आम्ही व्यवस्था करतो। चहा नाश्त्याची व्यवस्था करतो, त्यांचा आम्ही रक्तगट तपासणी करतो, त्यांना आम्ही औषधोपचार करतो। या पद्धतीने आम्ही काम करत असतो। एकदा तर 24 तास गाडी लेट असताना आम्ही त्यांना भोजनाची पण व्यवस्था केली, कारण की मी स्वतः वारकरी आहे।
आणि इथे श्यामबाबा निचत वारकरी संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष पण इथे आमच्यासोबत आहेत. या सगळ्या वारकऱ्यांना आमची विनंती एकच आहे की तुम्ही ज्यावेळेला पांडुरंगाचं दर्शन घ्याल त्यावेळेला आमचंही नमस्कार सांगा आणि चांगला पाऊस येऊ द्या, शेतकरी सुखावू द्या आणि हा देश हे राष्ट्र पुन्हा एकदा हिंदुत्ववादी होऊन या जगाला मार्गदर्शन करावं एवढीच पांडुरंगाच्या चरणी सगळ्या वारकऱ्यांच्या माध्यमांनी विनंती करतो. आणि माझ्या प्रभागात मला अतिशय आनंद आहे की सगळे वारकऱ्यांचे चरणरज माझ्या प्रभागात राहतात, त्याचा मला अतिशय आनंद आहे. अशीच सेवा आमची या वारकऱ्यांकडून आमच्याकडून व्हावी दरवर्षी एवढीच पांडुरंगाच्या चरणी प्रार्थना करतो. तिवसा सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा गुरुवार को वृक्ष दिंडी यात्रा निकाली गई. जिले की पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर इस मौके पर प्रमुखता से उपस्थित थी. 1 जुलाई से 7 जुलाई तक राज्य भर में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जा रहा है. इसी सिलसिले में तिवसा सामाजिक वनीकरण विभाग द्वारा शहर से वृक्ष दिंडी यात्रा निकाली गई. जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने वृक्ष दिंडी रैली को हरी झंडी दिखाई. यात्रा सामाजिक वनीकरण से दांडाले कन्या विद्यालय तक निकाली गई. इस दौरान जगह जगह पर्यावरण के प्रति जन जागृति की गई. इस यात्रा में स्कूली छात्राएं, सामाजिक वानिकी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के साथ वन मजदूर और वृक्ष प्रेमी शामिल थे. दरियापुर तहसील में येवदा से घोड़चंडी रोड की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, जिससे यहां आए दिन हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है. वहीं स्थानीय ग्रामीण सड़क की दुरुस्ती की मांग कर रहे हैं. दरियापुर तहसील में येवदा से घोड़चंडी रोड को प्रधानमंत्री सड़क योजना से मंजूरी दी गई थी. हालांकि इस सड़क के काम में देरी के कारण बारिश से सड़क अधूरी रह गई है. घोड़चंडी के निवासियों को बरसात के दिनों में कीचड़ में वाहन चलाते समय हादसों का सामना करना पड़ता है. इस सड़क पर कीचड़ के कारण दुपहिया और चौपहिया वाहन स्लिप हो रही हैं, जिससे यहां आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं. बारिश ने इस सड़क पर दुपहिया चालकों को वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है. हाल ही में इस मार्ग पर कुछ हादसों में 2 छात्र और एक अभिभावक सड़क पर गिर पड़े. हादसे में छात्र ओम जितेंद्र घुरे और देवांत शंकरराव प्रभा के पैर में चोट आई है. अगर इस सड़क को तुरंत मरम्मत नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन शुरू करने की राह पर है. अमरावती में इस्कॉन द्वारा हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है. इस साल भी ये आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. रथ यात्रा के लिए इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य परम पावन लोकनाथ स्वामी महाराज, न्यूयॉर्क के श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज और मॉरिशस के श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज प्रमुखता से उपस्थित थे. इसके साथ ही महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी श्रद्धालु मौजूद रहे. जगन्नाथ रथ यात्रा दोपहर में इस्कॉन चौक से शुरू हुई. इसके बाद जयस्तंभ चौक, सरोज चौक, बापट चौक, राजकमल चौक, राजापेट से होते हुए रथ यात्रा राजापेट के लोहाना महाजन हॉल बुट्टी प्लॉट में समाप्त हुई. डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ. कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी की प्रमुख उपस्थिति के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित थे. गुरुवार को पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ. इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने की.
जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि और पद्मश्री डॉक्टर मोतीलाल मदन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही दीक्षांत समारोह में 31 लोगों को गणमान्य व्यक्तियों के हाथों आचार्य की उपाधि ग्रहण की। इसके अलावा पात्र स्नातकों को 31 स्वर्ण, 16 रजत और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दीक्षांत समारोह में 3646 स्नातकों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गई। इसमें कृषि बागवानी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री शामिल है। एमएससी की छात्रा पूनम हनुमंतराव देशमुख को सर्वाधिक 6 पदक मिले। इनमें 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। सर क्लोज या क्लोज या जवळ थैंक यू। मुंडे तुकाराम बाळासाहेब पण थोडंसं मी हिंदीमध्ये बोलतो ते तुम्ही पण समजायला नाही काही पण समजू शकतो। मी नेहमी एका गोष्टीवर विश्वास ठेवतो की इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. आणि दुसरी गोष्ट मी नेहमी लक्षात ठेवतो की नेहमी माझ्या मित्रांना सांगतो की no one is best. It is depending upon the appropriate technology. एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संविधान की एक प्रति के साथ एक पत्र सौंपा है, जिसकी चर्चा राज्य भर में शुरू हो गई है। दरअसल इस पत्र के माध्यम से मिटकरी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की आलोचना की है। गुरुवार को भगत सिंह कोश्यारी अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। इस समय दीक्षांत समारोह में एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने राज्यपाल को संविधान की प्रति के साथ एक पत्र दिया। इस पत्र के माध्यम से विधायक अमोल मिटकरी ने राज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस पत्र में मिटकरी ने राज्यपाल के दोहरे मापदंड की आलोचना की है। मिटकरी ने अपने पत्र से राज्यपाल पर बहुमत परीक्षणों, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव, 12 विधायकों की सूची के माध्यम से पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। महामहिम राज्यपाल हे विद्यापीठाचे कुलसचिव म्हणून आज अकोल्याला आले होते आणि गेल्या अनेक दिवसाच्या घडामोडी बघितल्या की घाईघाईत फ्लोअर टेस्ट घेणे, घाईघाईत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना पेढा भरवणे, घाईघाईमध्ये 12 जे आमदार जे एकनाथ शिंदे गटाकडून पत्र गेले भाजपकडून त्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करण्याकरता हालचाली करणे, हे सगळं घटनाविरोधी कृत्य त्यांच्या हातून वारंवार घडल्याचं दिसतं। त्याच्यामुळे घटनेची जाण त्यांना व्हावी की या देशाला एक भारताने बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिले, म्हणून मी संविधानाची प्रत दिली। त्यांनी मला देताना म्हटलं कि मेरे पास बहुत संविधान पड़े हैं। मैंने बोला पढ़े होंगे लेकिन आपने पढ़े नहीं होंगे, इसीलिए मैं आपको ये संविधान की कॉपी दे रहा हूँ। संविधानाची कॉपी देण्यामागचा उद्देश हाच होता की भारतीय संविधानाची मूल्य जपण्याकरता ते त्यांच्या पदाचा वापर करतील। आजही त्यांच्या भाषणामध्ये फक्त भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदी यांचाच उल्लेख होता, त्या पलीकडे त्या भाषणात विद्यार्थ्यांना कुठलाही संदेश नव्हता। राज्यपालांच्या ह्या घटनाबाह्य कृतीचा मी पहिल्यांदा निषेध करतो। त्यांनी घटनेला मान्यता म्हणजे घटना त्यांनी मान्य करावी आणि पुढील वर्तणूक त्यांनी दुरुस्त करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालाला साजेसं असं वर्तन करावं, हीच अपेक्षा मला या निमित्तानं आहे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज़ अमरावती।